पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सेसिल एलन को बता रही थी कि उसका बड़ा भाई मिहाई अगले स्प्रिंग में घर आने वाला है। अब अगले दिन ग्रैंडवेल का परिवार एलन की वजह से एक और शानदार मील एंजॉय करता है, क्योंकि उसने उनके लिए कुछ हॉर्न्ड रैबिट्स का शिकार किया होता है। ज़ीनोफ कहता है कि उसे रोदिन के बेटे से इससे कम की उम्मीद नहीं थी। वह यह भी बताता है कि क्रेना विलेज ने 20 ग्रेट बोर्स का कोटा सक्सेसफुली पूरा कर लिया है। यह सुनकर थॉमस उदास हो जाता है और पूछता है कि इस साल उनके खाने में एक भी ग्रेट बोर क्यों नहीं आया, जबकि पहले यह उनके विंटर मील्स की सबसे बड़ी खासियत हुआ करता था। एलन समझ जाता है कि उसकी बात सही है और सोचता है कि शायद सारे ग्रेट बोर्स रॉयल कैपिटल भेज दिए जाते हैं, क्योंकि आखिर शिकार बढ़ाने का ऑर्डर खुद किंग ने दिया था। ग्रैंडवेल थॉमस से कहता है कि वह सेल्फिश न बने, लेकिन एलन को यह बात थोड़ी हार्श लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि यह अजीब है कि सर्व्स किसी नोबल के बेटे से ज्यादा अच्छा खाना खाएं। ग्रैंडवेल की वाइफ भी कहती है कि यह सच में दुख की बात है कि उनके पास परोसने के लिए कोई बोर मीट नहीं है, क्योंकि इससे न्यू ईयर सेलिब्रेशन फीकी पड़ जाएंगी। थॉमस मजाक में एलन से कहता है कि अगली बार वह एक व्हाइट डियर का शिकार करके लाए, लेकिन सीसिल तुरंत उसे डांट देती है और कहती है कि एलन को कोई ऑर्डर देने से पहले उसे परमिशन लेनी चाहिए। उसकी माँ भी कहती है कि यह बहुत बड़ी मांग है, लेकिन सबकी हैरानी के लिए एलन कह देता है कि वह यह कर देगा। असल में वह यह सिर्फ चैलेंज के लिए करता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि व्हाइट डियर एक सी रैंक मॉन्स्टर है। थोड़ी देर बाद एलन जंगल की ओर निकल पड़ता है। कुछ समय बाद हॉकिंस एक ग्रेट व्हाइट डियर खोज निकालता है। बिना टाइम वेस्ट किए एलन अपनी हॉपर स्क्वाड को भेजता है और उन्हें प्रोवोक स्किल का इस्तेमाल करके व्हाइट डियर को उकसाने का ऑर्डर देता है। जैसे ही व्हाइट डियर उन पर अटैक करने वाला होता है, एलन उन्हें गायब कर देता है और फिर उल्टी डायरेक्शन में दोबारा समन करता है। वे फिर से प्रोवोक करते हैं और हर बार हमले से पहले गायब हो जाते हैं। इससे व्हाइट डियर पूरी तरह गुस्से में आ जाता है और भागते भागते बर्फ में बने एलन के जाल में फंस जाता है, जिसे उसने मॉली के स्किल से तैयार किया था। अब जब व्हाइट डियर पूरी तरह फंस चुका होता है, एलन अपनी डैगर से उसे खत्म कर देता है और फिर उस बड़े मॉन्स्टर को लेकर शहर लौट आता है। जैसे ही गार्ड्स मेंशन के गेट पर उस मैसिव व्हाइट डियर को देखते हैं, वे घबरा जाते हैं। तभी उन्हें उसके अंदर से आवाज सुनाई देती है और जल्दी ही समझ जाते हैं कि वह एलन की आवाज है, जो मॉन्स्टर के भारी वजन के नीचे दबा हुआ होता है। एलन उन्हें बताता है कि वह थॉमस के लिए शिकार करने गया था और यह व्हाइट डियर उसी के लिए है। कुछ ही देर में ग्रैंडवेल और उसका पूरा फैमिली भी वहाँ पहुँच जाता है और असली व्हाइट डियर देखकर सब दंग रह जाते हैं। थॉमस बेहद खुश हो जाता है, क्योंकि अब उनके पास न्यू ईयर पार्टी के लिए एक शानदार डिश होती है। हालांकि एलन खुश होता है कि थॉमस खुश है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगता है कि यह ओवरसाइज्ड व्हाइट डियर इसके 2500 एक्सपीरियंस के लायक नहीं था। इसलिए वह तय करता है कि वह इसे दोबारा कभी नहीं मारेगा। दूसरी ओर ग्रैंडवेल अभी भी हैरान रहता है और अपने बटलर सिबास से पूछता है कि क्या वे सच में पक्के हैं कि एलन में कोई टैलेंट नहीं है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि एक 8 साल का बच्चा सी रैंक मॉन्स्टर कैसे मार सकता है। इसलिए वह उसे तुरंत दोबारा जांच करने का ऑर्डर देता है। उसी रात सिबस एलन से मिलता है और बताता है कि उसकी हाल ही की कामयाबी को देखते हुए उन्होंने उसे हंट्समैन का पद देने का फैसला किया है। वह समझाता है कि हंट्समैन की 2 मेन जिम्मेदारियां होंगी। पहली, फैमिली के लिए मॉन्स्टर्स का शिकार करके खाना अवेलेबल कराना, और दूसरी, टाउन के लोगों को मॉन्स्टर अटैक से बचाना। यानी वह बैरन द्वारा अपॉइंटेड एक ऑफिशियल हंटर होगा। ये सुनकर एलन काफी एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि वह रोज मॉन्स्टर्स का शिकार कर सकता है और इसे अपना काम कह सकता है। सिबास बताता है कि इसके बदले उसे 100 सिल्वर कॉइन्स महीने मिलेंगे, जो उसकी मौजूदा सैलरी से 2 गुना है। एलन तुरंत समझ जाता है कि वे उसे पर मॉन्स्टर पेमेंट देने के बजाय फिक्स्ड सैलरी देना चाहते हैं, क्योंकि अकेला व्हाइट डियर ही 100 सिल्वर कॉइन्स से कहीं ज्यादा का होता है। सिबस उसकी हिचक देखकर पूछता है कि क्या वह सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन एलन तुरंत कहता है कि यह एक शानदार सौदा है। असल में वह सोचता है कि उसे बस जरूरी मीट देने जितने मॉन्स्टर्स का शिकार करना है और बाकी टाइम गॉब्लिन्स की हंटिंग में बिता सकता है। इसी सोच के साथ वह हंट्समैन का पोस्ट एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन सिबस साफ करता है कि उसे रोज काम नहीं करना होगा। उसे सीसिल का मैन सर्वेंट बना रहना है और वेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभानी है। इसलिए उसे हफ्ते में सिर्फ एक बार या उससे भी कम हंट्समैन के रूप में काम करना पड़ेगा। ये सुनते ही एलन का एक्साइटमेंट फीका पड़ जाता है, जिसे सिबास तुरंत नोटिस कर लेता है। मजाक में वह कहता है कि अगर उसे इतना बुरा लग रहा है तो वे ये पोस्ट ही रद्द कर सकते हैं। एलन जल्दी से अपने हाव भाव संभालता है और कहता है कि वह खुशी खुशी अपने सभी ड्यूटीज का पालन करेगा। न्यू ईयर के मार्च महीने में सेसिल अपने बड़े भाई के मैजिक शिप से आने का बेसब्री से इंतजार करती है। जब मैजिक शिप उतरता है, एलन उसे देखकर कहता है कि पास से देखने पर यह सच में वंडरफुल लगता है। हालांकि उसे पता है कि यह मैजिक स्टोन से चलता है, लेकिन फिर भी वह नहीं समझ पाता कि यह उड़ता कैसे है। सीसिल उसे कहती है कि वह किसी को न बताए कि उसने अपने भाई के लिए कुकीज बनाई है, क्योंकि वह उसे सरप्राइज देना चाहती है। एलन उसकी बात मान लेता है। जैसे ही मैजिक शिप उतरता है, सीसिल दौड़कर अपने बड़े भाई मिहाई से मिलने जाती है
है और उसे डांटती है कि उसने समर वेकेशन में मिलने का वादा तोड़ दिया। मिहाई माफी मांगता है और एलन देखता है कि दोनों के बीच काफी अच्छा बॉन्ड है। मिहाई पिछले साल एकेडमी ज्वाइन कर चुका होता है और जल्द ही 14 साल का होने वाला होता है, लेकिन वह अपनी उम्र से ज्यादा मेच्योर लगता है। एलन पोलाइटनेस से उसका सामान उठाने आगे बढ़ता है और मिहाई उसे नया सर्वेंट समझता है। एलन हाँ कहता है और बताता है कि वह पिछले फॉल से यहाँ काम कर रहा है। सीसिल यह भी जोड़ती है कि वह मैन सर्वेंट और हंट्समैन दोनों है। ये सुनकर मिहाई काफी हैरान हो जाता है और एलन को गिफ्टेड मानता है। एलन पोलाइटनेस से तारीफ टाल देता है, लेकिन अंदर ही अंदर समझ जाता है कि मिहाई उन सब में सबसे ज्यादा मेच्योर है। मिहाई अपनी बहन को कैपिटल से लाया एक गिफ्ट देता है, जिससे सीसिल बेहद खुश हो जाती है और कहती है कि वह इसे हमेशा संभाल कर रखेगी। फिर वह उसे घर के अंदर खींच ले जाती है ताकि वह एकेडमी की कहानियाँ सुना सके। एलन उन्हें देखकर खुश होता है और अनजाने में अपने फैमिली के बारे में सोचता है। उम्मीद करता है कि मैश और मायूला ठीक होंगे। उसी दिन बाद में एलन 2 जायंट मॉन्स्टर्स का शिकार करके अपना कोटा पूरा करता है और एक बड़ा टोड भी लाता है, जिससे हेड शेफ बेहद खुश हो जाता है। रिकल उसे बताता है कि इस टाइम मिहाई और जेनॉफ ड्यूल कर रहे हैं। ये सुनते ही एलन तुरंत उन्हें देखने का फैसला करता है और तेजी से गार्डन की तरफ बढ़ता है। खास बात ये है कि वह अब भी अपने कंधों पर भारी भरकम मॉन्स्टर्स उठाए हुए है, जैसे उनका कोई वजन ही न हो। एलन उन्हें लड़ते देखने के लिए बेहद एक्साइटेड होता है, क्योंकि यह पहली बार है जब वह जेनॉफ को तलवार चलाते हुए देख रहा है। और वहीं दूसरी तरफ मिहाई भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसके सामने डटा हुआ है। कुछ देर की लड़ाई के बाद जेनॉफ ड्यूल यही खत्म करने का फैसला करता है और मिहाई से कहता है कि पिछले 1 साल में उसकी स्किल्स काफी तेज हो गई हैं। तभी सीसिल देखती है कि एलन लौट आया है और वह अपने कंधों पर ढेर सारा सामान उठाए हुए है। ये देखकर मिहाई काफी अफेक्टेड हो जाता है और कहता है कि क्योंकि वह इतना मजबूत है तो वह उससे थोड़ी देर लड़ना चाहेगा। ये सुनकर एलन चौंक जाता है और पूछता है कि क्या यह सच में ठीक रहेगा, लेकिन ग्रैनवेल की मंजूरी मिलने के बाद जेनफ उसे अपनी तलवार दे देता है। इससे एलन और भी एक्साइटेड हो जाता है और उसे याद आता है कि क्रेना से अलग होने के बाद उसने किसी से मुकाबला नहीं किया था। इस टाइम उसके स्टैट्स पूरी तरह हंटिंग के लिए ऑप्टिमाइज्ड हैं और जब से वह हर हफ्ते मॉन्स्टर्स का शिकार करने लगा है तब से उसका लेवल 13 से बढ़कर 20 हो चुका है। इसलिए उसे लगता है कि शायद वह जीत सकता है। दोनों अपनी अपनी पोजीशन लेते हैं और ड्यूअल शुरू होते ही एलन मिहाई पर झपट पड़ता है, लेकिन ध्यान रखता है कि उसे ज्यादा चोट न पहुंचे। मगर जल्द ही उसे एहसास होता है कि मिहाई की मार किसी ट्रक जैसी भारी है और वह काफी ओवर पावर्ड है। एलन उसकी पहली कुछ अटैक्स को अपनी तलवार से ब्लॉक करता है और अपनी स्पीड का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन मिहाई उससे भी तेज निकलता है, जिससे एलन को उसका सामना करना बेहद मुश्किल हो जाता है। ग्रैनवेल की वाइफ ये देखकर कंसर्न्ड हो जाती है, लेकिन जेनॉफ उन्हें समझाता है कि मिहाई ने पूरे 1 साल तक मशहूर एकेडमी सिटी में ट्रेनिंग ली है। ऐसे में किसी ऐसे पर्सन के खिलाफ जिसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उसके हारने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसलिए वह पहले से ही ड्यूअल का नतीजा जानता था। जैसे ही वह यह कहता है, मिहाई एलन की तलवार छीन लेता है और उसे हार मानने पर मजबूर कर देता है। एलन पूरी तरह हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे सच में लगा था कि उसके पास जीतने का मौका है। मिहाई उसे कहता है कि अब उसे समझ में आता है कि इतनी कम उम्र में वह मैन सर्वेंट कैसे बन गया। एलन मान लेता है कि वह उससे बिल्कुल अलग लेवल पर है और उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं था। इसके बाद सीसिल और थॉमस दोनों मिहाई को उसकी जीत पर बधाई देने आते हैं। सीसिल यह भी कहती है कि एलन ने भी बुरा नहीं किया। थॉमस बताता है कि मिहाई पिछले साल के मुकाबले काफी मजबूत हो गया है और उसका भाई समझाता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने गर्मियों में एक डंजन क्लियर किया था। क्योंकि वे नहीं जानते कि डंजन क्या होता है, इसलिए मिहाई समझाता है कि यह एक भूल भुलैया जैसी जगह होती है जहाँ मॉन्स्टर्स से लड़ना पड़ता है और अगर वह इसे क्लियर नहीं करता तो उसे एकेडमी से निकाल दिया जाता। ये सुनकर सीसिल समझ जाती है कि वह गर्मियों में घर क्यों नहीं आ पाया था। मिहाई कहता है कि एकेडमी की जिंदगी बहुत डिफिकल्ट होती है, लेकिन वहाँ उसे डिवर्क द सोर्ड लॉर्ड जैसे महान पर्सन से ट्रेनिंग लेने का मौका मिला। अब एलन को साफ समझ आ जाता है कि मिहाई इतना स्किल्ड क्यों है, क्योंकि उसने सोर्ड लॉर्ड से ट्रेनिंग ली है और कई डंजन्स भी क्लियर किए हैं। ऊपर से नॉर्मल मोड पर होने की वजह से उसकी प्रोग्रेस हेल मोड की तुलना में 100 गुना तेज है। सीसिल एक्साइटेड होकर पूछती है कि वह दोबारा मिलने कब आएगा, लेकिन जब वह बताता है कि अगले साल की गर्मियों से पहले नहीं आ पाएगा तो वह उदास हो जाती है। एलन उसे कहता है कि जब वह लौटे तो फिर से उसके साथ लड़ाई करे और मिहाई खुशी खुशी मान जाता है। बदले में वह अपनी बहन सीसिल का ध्यान रखने को कहता है। एलन मन ही मन अनमने ढंग से हाँ कर देता है, क्योंकि वह जानता है कि उसका असली टारगेट सर्वेंट रैंक्स में ऊपर उठना और अपना नाम बनाना है। अगर सब कुछ उसकी मर्जी से होता तो वह हर दिन हंटिंग पर निकल जाता, लेकिन अब वह हमेशा के लिए सेसिल की सेवा में फंसा हुआ है। इस हालात से निकलने के लिए उसे बिना अपने पिता की बेइज्जती कराए कोई रास्ता ढूंढना होगा। कुछ दिनों बाद मिहाई वापस एकेडमी सिटी चला जाता है, वही जगह जहाँ आगे चलकर क्रेना
लेना, डोगोरा और सीसिल भी जाने वाले हैं। अब एलन डंजन्स के बारे में सोचता रहता है और मन ही मन चाहता है कि काश वह भी कभी एक डंजन क्लियर कर पाए। अप्रैल की शुरुआत में ग्रैनवेल की मुलाकात वाइस्काउंट कर्नेल से होती है। ग्रैनवेल कहता है कि उसे उसका स्वागत करके सम्मान महसूस हो रहा है, लेकिन कर्नेल इसे टालते हुए कहता है कि कभी कभी पिछड़े इलाकों के शांत नजारे भी अच्छे लगते हैं। ग्रैनवेल हंसता है, लेकिन साफ दिखता है कि उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। एलन उन्हें खाना परोसता है और रिकल की दी हुई जानकारी याद करता है, जिसने बताया था कि कार्नेल व्हाइट माउंटेन्स के उस पार वाले पड़ोसी इलाके का इंचार्ज है। सोशल लेवल पर वाइस्काउंट बैरन से एक रैंक ऊपर होता है और वह रॉयल कैपिटल से मैजिक शिप लेकर यहाँ आया है। रिकल ने उसे पहले ही सावधान रहने को कहा था, क्योंकि ग्रैनवेल और कार्नेल फैमिली सदियों से एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। इसलिए एलन उस दौरान चुप रहता है। कर्नेल खाने की तारीफ करता है और कहता है कि यह वही मशहूर बोर मीट होगा जिसके बारे में उसने सुना था। ग्रैनवेल उसको हाँ कहता है और एलन भी हामी भर देता है, जबकि वह जानता है कि असल में यह सिर्फ हॉर्न्ड रैबिट का मांस है, क्योंकि ग्रैनवेल इस जोकर पर असली बोर मीट कभी बर्बाद नहीं करेगा। कर्नेल बड़े चाव से खाता है और कहता है कि इसमें कोई हैरानी नहीं कि ग्रैनवेल इसे राज रखना चाहता था। ग्रैनवेल साफ करता है कि यह कोई राज नहीं था और एलन समझ जाता है कि वह नाराज है, जो बिल्कुल जायज भी है, क्योंकि बोर मीट कोटा का हंगामा कर्नेल ने ही राजा को जानकारी देकर खड़ा किया था। अब सारा असली बोर मीट रॉयल कैपिटल भेजा जा रहा है। कर्नेल बेझिझक दूसरी सर्विंग मांग लेता है, जिससे एलन अंदर ही अंदर चिढ़ जाता है, लेकिन वह प्रोफेशनल बना रहता है और उसकी मांग पूरी करता है। इसी दौरान रिकल समझाता है कि व्हाइट ड्रैगन माउंटेन्स में मिथ्रिल के बड़े भंडार हैं। दोनों इलाकों में कई खदानें हैं, लेकिन व्हाइट ड्रैगन ने यह अपना घोंसला बना लिया है, जिसकी वजह से वे अपनी खदानों तक नहीं पहुंच पा रहे। इसी वजह से ग्रैनवेल का इलाका इकोनॉमिक डाउनटर्न से गुजर रहा है। हालांकि हर 100 साल में व्हाइट ड्रैगन अपना ठिकाना बदल लेता है और इसी वजह से करीब 1 सदी पहले कर्नेल का इलाका इस प्रॉब्लम से जूझ रहा था। एलन समझ जाता है कि यह मामला आसान नहीं है, क्योंकि उस टाइम शायद ग्रैनवेल का इलाका ज्यादा ताकतवर रहा होगा। खाने के बाद ग्रैनवेल सीधे कर्नेल से पूछता है कि वह आज यहाँ क्यों आया है, क्योंकि उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि कोई सिर्फ बोर मीट खाने के लिए इतनी दूर से ट्रैवल करके क्यों आएगा। इस पर कर्नेल हंस पड़ता है और कहता है कि बोर मीट इतना टेस्टी था कि वह तो लगभग अपना असली काम ही भूल गया। फिर वह असली वजह बताता है कि कुछ दिन पहले उसकी सबसे छोटी बेटी का अप्रेजल सेरेमनी हुआ था और वह बस उसका रिजल्ट शेयर करने आया है। इसके बाद वह प्राउड से कहता है कि उसकी बेटी अनफॉर्चुनेटली टैलेंटलेस है। ये सुनकर एलन पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि टैलेंट न होना खुशी की बात कैसे हो सकती है। ग्रैनवेल चुप रहता है, लेकिन कर्नेल और ज्यादा डींग मारते हुए कहता है कि उसके 3 बच्चों में से 2 बच्चों पर टैलेंट का बोझ आ चुका है। ये सुनते ही ग्रैनवेल अचानक अपना आपा खो देता है और याद दिलाता है कि उसके बड़े बेटे के पास भी टैलेंट था, इसलिए उन्हें नोबल की ड्यूटी निभानी ही पड़ेगी। एलन बस यही सोचता रह जाता है कि टैलेंट होना बुरा कैसे हो सकता है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि वाइस्काउंट सिर्फ ग्रैनवेल के मुंह पर यह बात रगड़ने के लिए जहाज से इतनी दूर क्यों आया, क्योंकि जिन कॉमनर्स और सर्व्स को एलन जानता था वे सभी टैलेंट मिलने पर बेहद खुश होते थे। इसलिए जरूर नोबल्स के लिए टैलेंट के साथ कोई बहुत बड़ा डाउनसाइड जुड़ा हुआ है। इसके बाद टाइम बीतता है और अक्टूबर की शुरुआत में अपने डे ऑफ पर एलन रेवन की पार्टी से मिलने जाता है। वह उन्हें बताता है कि वह इस बार थोड़ा ज्यादा दूर के इलाके में हंटिंग करने की सोच रहा है, इसलिए वह उनसे सी रैंक मॉन्स्टर्स के बारे में उनका एक्सपीरियंस शेयर करने को कहता है। इस टाइम तक एलन लगभग 10,000 गॉब्लिन्स को मार चुका होता है, इसलिए आसपास शिकार के लिए मुश्किल से ही कोई मॉन्स्टर बचा होता है। उसका लेवल इतना ज्यादा बढ़ चुका होता है कि अब डी रैंक मॉन्स्टर्स को हंट करना बेकार लगने लगता है, इसलिए वह कुछ नया ट्राई करना चाहता है। रेवन उसे चेतावनी देता है कि क्या उसे अंदाजा भी है कि वह क्या कह रहा है, क्योंकि सिर्फ एक छोटी सी गलती से सी रैंक एडवेंचर्स भी मर सकते हैं। इस पर एलन साफ करता है कि इसीलिए वह जितना हो सके उतना सीखना चाहता है। तभी रेता पहले थोड़ी शॉपिंग करने का सुझाव देती है। इसके बाद सब लोग एक दुकान की तरफ निकल पड़ते हैं। एलन नए इक्विपमेंट को लेकर बहुत एक्साइटेड होता है, क्योंकि वह पहले से ही किसी शॉप पर जाने की सोच रहा था। वह रेवन से कहता है कि उसे ऐसा गियर चाहिए जो उसकी मूवमेंट को स्मूथली हैंडल करे, लेकिन रीटा उसे जबरदस्ती एक पिंक स्कर्ट पहनाकर दिखा देती है। एलन बाहर से कुछ नहीं कहता, लेकिन मन ही मन सोचता है कि वह तो असल में 43 साल का आदमी है और ये सब पहनने में उसको बहुत शर्म आ रही है। इसके बाद मिल्सी एक रेड केप का सुझाव देती है और बताती है कि यह दिखने में भले ही फैंसी लगे, लेकिन असल में बहुत इफेक्टिव होती है। एलन तुरंत इसे एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद वह फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ता है और सोचता है कि धीरे धीरे नए आर्मर इक्विपमेंट लेना गेम का वो हिस्सा है जिसे वह सबसे ज्यादा पसंद करता है। अब उसकी एनहांस स्किल लेवल 5 पर पहुंच चुकी होती है, जिससे उसके समन्स को मिलने वाला बफ लगभग डबल हो जाता है। तभी हॉकिंस उसे बताता है कि उसे एक सी रैंक मॉन्स्टर मिल गया है। एलन सावधानी से उस इलाके के पास
पास पहुंचता है और वहां उसे एक सोता हुआ ऑर्क दिखाई देता है। उसे ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसके समन क्रीचर्स कभी थकते नहीं, लेकिन लगता है कि नॉर्मल मॉन्स्टर्स को नींद आती है। फिर भी ये उसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाती है, इसलिए वह तुरंत तामा स्क्वाड को भेज देता है। लेकिन जैसे ही वे थोड़ा डैमेज करते हैं, ऑर्क जाग जाता है और पलटकर हमला कर देता है। एलन तामा स्क्वाड को लगातार क्लॉज से हमला करने का ऑर्डर देता है और कुछ ही देर में वे ऑर्क को हरा देते हैं। इससे एलन को 1500 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं और उसे एक सी रैंक मैजिक स्टोन भी मिल जाता है। वह खुशी से चिल्लाता है और कहता है कि यह हंटिंग के लिए एक बेहतरीन मॉन्स्टर है, लेकिन फिर भी वह जानता है कि अगर उसने आम लोगों से 100 गुना ज्यादा मेहनत नहीं की तो वह पीछे रह जाएगा। थोड़ी देर बाद हॉकिंस फिर से एक सी रैंक मॉन्स्टर ढूंढ निकालता है। एलन बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत उस इलाके की ओर बढ़ता है। वहाँ उसे एक सी रैंक आर्मर्ड एंट दिखाई देती है। वह खुश होता है कि सिर्फ एक ही एंट है, क्योंकि रेवन ने बताया था कि जब वह इनके झुंड में फंस गया था तो वह लगभग मर ही गया था। आर्मर्ड एंट जैसे ही एलन को देखती है, वह तुरंत टामा स्क्वाड को हमला करने भेज देता है, लेकिन उनके क्लॉज उसके आर्मर पर बिल्कुल असर नहीं करते। इसलिए एलन तुरंत प्लान बदलता है और पपियन स्क्वाड को भेजता है। बटरफ्लाइज अपनी स्केल पाउडर स्किल का इस्तेमाल करती है, जिससे आर्मर्ड एंट जल्दी ही सो जाती है। अब एलन तुरंत मॉन्स्टर पर झपटता है और अपनी डैगर से मैजिक स्टोन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शेल स्टील जितना सख्त होता है। उसका अटैक 438 होने के बावजूद वह उस हार्ड शेल को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। इसी दौरान आर्मर्ड एंट जागने लगती है, जिससे एलन घबरा जाता है और बेचैनी में लगातार वार करता रहता है जब तक कि वह किसी तरह उसे मार नहीं देता। इससे उसे 3000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। बाद में वह फिर से मैजिक स्टोन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी तलवार शेल को नहीं तोड़ पाती। इससे उसे समझ आता है कि आर्मर्ड एंट ऑर्क से ज्यादा एक्सपीरियंस देती है, लेकिन उसे मारना भी कहीं ज्यादा मुश्किल है। इससे वह सोचता है कि शायद इसे फायर मैजिक से पिघलाना पड़ता होगा। तभी उसे याद आता है कि उसका इंटेलिजेंस स्टैट काफी ज्यादा है, तो पॉसिबल है कि वह स्पेल्स कास्ट कर सके। इसी वजह से अपनी 1 ईयर मैन सर्वेंट एनिवर्सरी के इनाम के रूप में वह सेसिल से रिक्वेस्ट करता है कि उसे किसी मेज से मिलने दिया जाए। वह उस ओल्ड आदमी से पूछता है कि क्या यह पता लगाया जा सकता है कि उसके पास मैजिक कास्ट करने की एप्टीट्यूड है या नहीं। सेसिल बताती है कि टैलेंट के बिना कोई भी इंसान मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। ओल्ड मैन कहता है कि इसका जवाब तुरंत मिल जाएगा, बस उसे टेबल पर रखी क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रखना होगा। अगर किसी में मैजिक की एप्टीट्यूड होती है तो वह क्रिस्टल बॉल चमक उठती है। एलन तुरंत ऐसा करता है ये जानने के लिए कि समनर्स किस तरह की मैजिक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अफसोस क्रिस्टल बॉल बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती। ओल्ड मैन साफ बता देता है कि एलन के पास मैजिक कास्ट करने की कोई कैपेसिटी नहीं है। ये सुनते ही एलन की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं और वह काफी ज्यादा निराश हो जाता है। उसे लगता है कि शायद समनर क्लास असल में बिल्कुल बेकार है। फिर भी सेसिल उसे एक कुकी ऑफर करती है ताकि वह थोड़ा बेहतर महसूस कर सके। और इसी सीन पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे न्यू टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो जरूर ज्वाइन करना ताकि आप सीधे मुझसे बात कर सको। तो खैर, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।